अरे वो आप कोल्ड तो में का ढुका के धोले Okay, बल्टी में so अब से का पूरा पानी गल दे काला काला कर दे ये हमेशा यूं कर Ranjit, microphone mute Ranjit, kar. mute yourself. Ranjit. हाँ सर म्यूट कर Okay, दिया so सर let us start. Hmm. So actually, fundamental rights article that means 12 to 32, mainly 12 to 35. It is contains fundamental rights which is taken in the part 3 in the constitution. So part 3 of the constitution is called cornerstone of the constitution, and together with part 4, that is the directive principle of state policy, constitutes the conscience of the constitution. And this chapter of the constitution has been described as the magna carta of India. देखो इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोले तो हमारा मेरा क्या अधिकार है इस देश में? क्या हमें कोई थप्पड़ मारे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? या फिर मान लीजिए हमें कैसे भी करके फंसाया जा रहा है तो हम हमारा कभी भी पुलिस आके मेरा घर में आके फिर पुलिस आके अरेस्ट करके चला गया। सो दीज आर द थिंग्स विच इज बेसिकली नॉट जस्टिसेबल, दैट इज व्हाई द फंडामेंटल राइट्स वाज कम इनटू पिक्चर। तो यहाँ पर हमें जानना है कि क्या फंडामेंटल राइट्स है। सो फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट and these rights are enforceable against the arbitrary invasion by the state except in the case of article 15 clause 2, article 17, article 18, article 23, article 24, okay, where these can be enforced against private individuals also। means अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करे, if there is any violation of fundamental rights, then you can go in the Supreme Court. You can go to the Supreme Court, and these rights will be, that means it will be that means you will be getting some justice if there is some injustice happened against you। okay, so fundamental rights जो है ये fundamental rights are not absolute right, and parliament could put reasonable restriction। The grounds for the restriction may be advanced, maybe advancement of supreme your scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, women and children, okay, general public order, decency, morality, sovereignty and integrity of India, sovereign security of state, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो ये सारे के सारे चीज देखो, जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, कोई कहीं पर इनइक्वालिटी हो रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और किसी को मान लीजिए कोई वोमेन है, कोई चाइल्ड है, उसके साथ हम लोग कोई आके फिर जबरदस्ती कुछ काम करवा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मान लीजिए हमें ठीक ठाक रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है इस समझ में, या फिर मान लीजिए मेरा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ब्रेक डाउन हो रहा है बाय एक्सटर्नल कुछ रिलेशन, मतलब कोई आके बाहर का कोई आके कुछ कर रहा है, बिगड़ रहा है। तो ये सारा की सारा चीज के ऊपर हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, और हमें जस्टिस भी मिलता है इसके ऊपर। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया। जो 13 आर्टिकल 13 जो है ये प्रोवाइड करता है क्या? जुडिशियल रिव्यू। जितना लेजिस्लेशन है इंडिया का, सबके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है आर्टिकल 13। All absolute fundamental rights are given under Article 17 and Article 24। देखो, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 आर आर्टिकल 300A। देखो आर्टिकल 300A जो है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी,
अब बट ये जो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये पहले 300A में नहीं था, ये पहले फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, बट बाद में इसको चेंज करके आर्टिकल 300A में लेके गए। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले ये 31 में था, ठीक है, बट अभी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो क्यों है? क्योंकि अगर डेवलपमेंट में अगर कोई डेवलपमेंट करना है कोई एरिया कहीं पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर? अगर मान लीजिए कोई सड़क बनेगा, कोई बिल्डिंग बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, अगर मान लीजिए किसी का अपना जमीन है, तो इस जमीन को वो नहीं बेचना चाहता है, और ये अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तो इसके लिए वो कोर्ट भी जा सकता है। इसलिए इसको हटा के फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में लाया गया, और इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर पीपल ऑफ इंडिया जो डेवलपमेंट बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए सही है वो करना है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, आर्टिकल 326 राइट टू वोट, ये सारा के सारा चीज ये भी आपका एक राइट है, बट ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर of state, all local and other authorities such as the municipality, panchayat, district board, your improvement trust within the territory of India or under control of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो जो स्टेट बोला जाता है ना, स्टेट शैल परफॉर्म, स्टेट इज दिस, स्टेट बोले तो स्टेट किसको बोला जाता है? पूरा टोटल इंडिया को बोला जाता है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, इसको बोला जाता है स्टेट। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, मेनली 7 तरह का फंडामेंटल राइट्स था, बट था क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये 31 जो है इसको रिपील करके इसको 300A में लेके लाया गया। तो एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी है आपका आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, right to property आर्टिकल 31 जो अभी नहीं है इसमें, सर राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी आर्टिकल 32 है। রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন এটা কি স্যার? এটা কি পরপর ডিসকাস করবো তো, রাইট টু ইকুয়ালিটি, এগুলো জাস্ট আমি টাইপটা বললাম তোমাকে, ক্লাসিফিকেশনটা বললাম, বলছি সব পরপর ডিসকাস করছি। তো এই রাইট টু কনस्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 इसमें लाया गया। बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जब जनता गवर्नमेंट का सरकार आया था उस टाइम, आफ्टर मोरारजी आफ्टर योर प्राइम, ये क्या कहते हैं आपका, इंदिरा गांधी को जाने के बाद। तो it is made a legal right under article 300A in part 12 of constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. এই 6টা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের এখানে আছে, পরপর আমরা ডিসকাস করছি। রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশনটা কি জিনিস আমরা পরে আসছি, ঠিক আছে? তো রাইট টু ইকুয়ালিটি ফার্স্ট অফ অল, সো ফার্স্ট অফ অল ইজ ইউর রাইট টু ইকুয়ালিটি। রাইট টু ইকুয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি माने देयर शैल बी इक्वल राइट फॉर ऑल। देखो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, now you see here article 12 is definition of the fundamental rights and article 13 is the law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights।
देखो इसके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो आप क्या क्या कुछ कर सकते हो, या फिर मान लीजिए ये जुडिशियल रिव्यू और जितना लेजिस्लेटिव इन लेजिस्लेशन इन इंडिया, वहां पर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आने के लिए जितना सारा प्रोसीड्योर है सब 13 में दिया है। देखो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पर देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दो चीज होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी। बहुत सारा चीज है यहाँ पर, तो हम लोग मोटा मोटा एक डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या? राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी डिस्कस करने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। ओके, सो हियर यू कैन सी। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। और ये 12 जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आर्टिकल 12 में दिया है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, दिस इज द फंडामेंटल राइट्स का जो पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कि लॉ के ऊपर सब समान, सब सेम है, लॉ के ऊपर, लॉ के ऊपर सबको इक्वल राइट होना चाहिए। तो इस तरह का एक चीज जो है बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में। व्हाट इज आर्टिकल 14? देखो आर्टिकल 14 इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट कोई भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इसके ऊपर। अब इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम बनाया गया जो कोई पर्टिकुलर एक जो लड़का है इसके लिए मतलब स्पेशली प्रिविलेज दिया गया, बट कोई एक वाई लड़का के लिए नहीं दिया, तो ये नहीं कर सके। इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, companies etc. Everywhere it is basically available. The concept of equality before law is of British origin, whereas the equal protection of the law it is taken from the Constitution of USA. ठीक है? So these are the two things. अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मतलब हम समझाते हैं बाद में। So the concept of rule of law is a negative concept, while the concept of equal protection of the law is a positive concept. क्यों बोल रहा है पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, हम आ रहे हैं बाद में। The concept of equality before law is equivalent to the second element of the concept of rule of law propounded by A.D. Dicey, the British jurist, but certain exceptions to it are present. A president of India. Here. Okay, so here actually let us discuss this particular part. देखो अब अगर मान लीजिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बोले तो मान लीजिए कि कोई अगर एक हाइट मान लीजिए जिसका, एक मिनट, यहाँ पर देखो
Can you see this? Is it visible? Yes, sir. तो ये देखो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब देखो एक मान लीजिए यहाँ पर एक गेम हो रहा है क्रिकेट गेम, ठीक है, या फिर फुटबॉल जो भी है। अब 3 तरह का लोग है यहाँ पर। एक है आपका देखो छोटा बच्चा और ये और मीडियम साइज का और ये बहुत लंबा। अब सबको देखने के लिए सेम लेंथ हाइट का टूल दिया है यहाँ पर। सेम हाइट का मान लीजिए कोई भी एक चेयर मान लीजिए कुछ भी दिया है। तो अब देखो इसके ये क्या इक्वल हो गया सब? देखो ये तो ज्यादा लंबा हो गया एंड दिस इज इट, ही इज एबल टू सी adequately and he is not able to see the match, but he is basically not required this tool. Okay, am I right? तो ये देखो इसके लिए इसका देखो टूल ये जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये अगर बिना टूल का चलता मतलब फिर भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था, बट फिर भी इसको मिला है। और ये एक इसका ये मिला ये सही है, बट इसको 2 मिलना चाहिए था। Am I right? तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सबको इक्वल एक चीज दिया गया। बट यहाँ पर देखो दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ प्रोटेक्ट किया है इसको कि इसको ज्यादा जरूरत है 2 टूल, मतलब जो बॉक्स का जरूरत होगा इसको। तो इस टाइप का जो सिनारियो जो है इसको यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है, समझ में आया? মানে ইকুয়াল প্রোটেকশন ল বলতে যার যতটুকু দরকার প্রোটেকশন তাকে ততটুকু দেয়া হবে। হ্যাঁ, যার যতটুকু দরকার তাকে ততটুকু দাও, ঠিক আছে। এখানে যার দরকার নেই তাকে দিয়ে কি হবে, এরকম একটা কনসেপ্ট এখানে বিল্ড হচ্ছে, বুঝা গেল? হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে মনে করো এ হচ্ছে বেটে লোক, এ মিডিয়াম লোক আর এটা লম্বা লোক, তাহলে এর কি দরকার আছে কি এখানে? এইখানে গিয়ে হ্যাঁ এইখানে গিয়ে এই যদি সিচুয়েশনটা হয় এটা হচ্ছে ইকুয়াল প্রোটেকশন। তার জন্য বলছে এটা একটা পজিটিভ মানে একটা সাইন এটা, মানে আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থে আর কি, মানে যার দরকার নেই সেও নিয়ে বসে আছে এরকম একটা ফেসিলিটিস, তো এর তো দরকার নেই। তো এটাই হচ্ছে মেন কনসেপ্ট। শোনা যায় তো স্যার ইকুয়াল প্রোডাকশন অফ দ্য ল প্রথমবার শুনছি। হ্যাঁ তাহলে এটা হলো মানে এটা একটা ফার্স্ট কনসেপ্ট গেল। এরপরে কি আছে? এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 15। তো আর্টিকেল 15 কোথায় চলে গেল? আর্টিকেল 15 এখানে নেই না, আর্টিকেল 15 এর জন্য নেক্সট স্লাইড। দেখো এগুলোর উপরে ডিসকাস করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, তো আমি একটু শর্টে আমি তোমাদেরকে ডিসকাস করছি, ঠিক আছে। মানে তোমার যদি এত বেশি ডিটেলসে যেতে হয় তাহলে তোমাকে প্লিজ আমি রিকোয়েস্ট করছি তুমি এখানে চলে যাবে। এখানে এই দেখো এখানে আমার ইউটিউবে এখানে পড়ে আছে লেকচার, এম লক্ষ্মীকান্তের উপরে বেস করে লেকচার পড়ে আছে, 129টা লেকচার আছে টোটাল, তাও কমপ্লিট নেই ওটা। তো তুমি মানে যদি মনে করো এটার আরো ডিটেলসে জানতে চাও তাহলে ওখানে চলে যাও। হ্যাঁ আচ্ছা চলো, তারপরে কি আছে? নেক্সট হচ্ছে তোর আর্টিকেল 15। তাহলে আর্টিকেল 15 ফান্ডামেন্টাল রাইটস, আর্টিকেল 15 কি বলছে দেখা যাক। Article 15 basically says that কোথায় গেল আর্টিকেল? হ্যাঁ, it says that the state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth। 5টা গ্রাউন্ডের উপর। prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth। এই 5টা জিনিসের উপরে, এই 5টা গ্রাউন্ডের উপরে কাউকে তুমি ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না। ওকে, মানে কি? Actually, under Article 15, Clause 3 and 4, government can make special provision for women and children
and for group of citizen who are economically and socially backward. তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আর্টিকেল 15 যেটা বলছে যে তুমি কখনো কোনো ব্যক্তিকে এই গ্রাউন্ডের উপরে ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না। কোন গ্রাউন্ডের উপরে? রিলিজিয়ান, রেস, কাস্ট, রিলিজিয়ান, রেস, কাস্ট, সেক্স, মানে ও হিন্দু বলে বেশি ফেসিলিটি পাবে, মুসলিম বলে কম ফেসিলিটি পাবে, বা রেস, রেস হচ্ছে কি বলতো, কোন জাত। হ্যাঁ স্যার। হুম, স্যার তাহলে তো সিএটা পুরো আনকনস্টিটিউশনাল হয়ে যাচ্ছে। আর কাস্ট হচ্ছে তোমার ও মানে ওর মধ্যে আর কি কি তপশিলি নাকি তোমার ওবিসি এরকম, ঠিক আছে। স্যার কিন্তু ওরা তো বেশি ফ্যাসিলিটি পায় স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর সেক্স অ্যান্ড প্লেস অফ বার্থ মানে মেল ফিমেল এটার উপরে, আর প্লেস অফ বার্থ মানে তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছো সেটা। এর উপরে কোন রকম কি ডিসক্রিমিনেশন করা মানে তুমি করবে না, এটা বলা হয়েছে আর্টিকেল 15। হ্যাঁ, ওগুলো এক্সট্রা যেটা আছে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বেশি ফেসিলিটি পায় কি কম ফেসিলিটি পায় সেটা আমরা পরপর ডিসকাস করব, ঠিক আছে। তো এটা গেল আর্টিকেল 15 এর উপরে বেস করে, ঠিক আছে। তাহলে আর্টিকেল 15 এটা বলছে। আর্টিকেল 16 কি বলছে? আর্টিকেল 16 বলছে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ইন ম্যাটার অফ পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে এখানে কি বলছে, পাবলিক এমপ্লয়মেন্টের উপরে ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে হবে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই যে মনে করো তুমি হতে পারো যে কোনো রিক্সাওয়ালার ছেলে, আর কেউ হতে পারে কোনো বড় বিলিয়নিয়ারের ছেলে। তাহলে তার মানে কি এই যে তোমার ডাক্তার হওয়ার অধিকার নেই, এরকম কিছু না। মানে প্রাইম মিনিস্টারই ছেলে হোক আর একটা একটা হ্যাঁ স্যার রাস্তার এরকম। মানে বস্তির ছেলে হোক, সে কিন্তু সবাই কিন্তু আইএএস অফিসার হতে পারে, প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে, সবাই মানে সব রকম পোস্ট হোল্ড করতে পারে যে গভর্নমেন্ট পোস্ট গুলো আছে। তার মানে এটা কিন্তু ওটার উপরে ডিপেন্ড করছে না, ডিপেন্ড করছে কি তোমার কোয়ালিফিকেশনের উপরে। তার মানে মানে তুমি গিয়ে বললে আমি ডাক্তার হতে পারছি না, আমি কেস করে দেবো না, তোমাকে কোয়ালিফিকেশন এমবিবিএস তোমাকে পড়তে হবে, তোমাকে নিট ক্লিয়ার করতে হবে, তারপরে তুমি কি এমবিবিএস পড়লে তারপরে তুমি কোয়ালিফিকেশনের উপরে বেস করে তুমি হতে পারো। বুঝা গেল? এটা তোমার কি বললাম, ডিসক্রিমিনেশন, ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ইন ম্যাটার অফ পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট। পাবলিক এমপ্লয়মেন্টে এমন নয় যে রাজা মানে প্রাইম মিনিস্টারের বাচ্চা বলে ওকে আইএস অফিসার বানিয়ে দিল, আর আমি আমার বাবা ভ্যান চালায় বলে আমি হতে পারলাম না, এরকম ব্যাপার না, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি no citizen shall be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex, descent, place of birth or resident. This is confined to Indian citizen only. এই যে এটা টোটালি কনফাইন্ড কিন্তু ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের উপরে, এরকম নয় যে অন্যান্য সিটিজেনদের উপরেও এটা লাগু হয়ে আছে। বুঝতে পারছো? তাহলে এটা ইন্ডিয়ান যারা থাকবে তাদের একটা পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট কাজের অধিকার এটা দেয়। বুঝতে পারছো? রাইট টু ওয়ার্ক, এই রাইট টু ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি তোমার ফান্ডামেন্টাল রাইটস। মানে যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তোমার কাজ না দেয়, তুমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নামে কেস করতে পারো, জানো তো? পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট না স্যার? হ্যাঁ, পাবলিক মানে যদি কোনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তোমাকে সরকারি কাজ না দেয়, বুঝতে পারছো? মানে স্যার আমার সরকারি কোয়ালিফিকেশন কাজ আছে কি না দিলে তুমি কেস করতে পারো, তার জন্য তো তার কোয়ালিফিকেশন দরকার। হ্যাঁ, এবার যদি বলো তাহলে তো আমি 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 সরকারি চাকরি পাইনি, আমি তাহলে কেস করবো না, এরকম ব্যাপারটা না। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে কি, তোমাকে কাজ তোমার জন্য একটা বরাদ্দ আছে, তুমি যেহেতু ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছো। তো তাহলে তুমি গিয়ে যদি কোর্টে যাও যে আমাকে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি, আমি কি সরকারের নামে কেস করতে যাচ্ছি, মানে ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলবে হ্যাঁ কাজ তো আছে, যাও তুমি কাজ করো, 100 দিনের কাজ আছে তো তোমার জন্য, তাই না? তো 100 দিনের কাজ, জব কার্ড তৈরি করো আর কাজ করো। ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার কোয়ালিফিকেশনের উপরে বেস করে কাজ হবে, তোমার কোয়ালিটির উপরে বেস করে কাজ হবে। যদি কোনো কোয়ালিফিকেশন না থাকে তাহলে 100 দিনের কাজ করো। বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক পার্ট। হ্যাঁ, এরপরে আছে অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি, খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি হচ্ছে
It says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. মানে কোন রকম কোন এরকম যদি হয় যে ও ব্রাহ্মণ, এ উঁচু জাত, আমি নিচু জাত, এরকম যদি ব্যাপারগুলো তৈরি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটা অস্পৃশ্যতার উপরে বেস করে এইটা তুমি তোমার কি হবে, মানে তোমার নামে কেস হয়ে যেত যদি আমি এইরকম ধরনের প্র্যাকটিস গুলো তৈরি করি। তার মানে কি, যখন ডক্টর বি আর আম্বেদকর সে 3খানা পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে, বুঝতে পারছো? তো অ্যাকচুয়ালি সে যখন এরকম ভাবে বিভিন্ন দেশে বা দেশের বাইরের থেকে পড়াশোনা করে দেশে এসে সে বিভিন্ন জায়গায় এরকম প্রবলেম ফেস করেছে। ওকে ঠিকঠাক মানে মানে যেখানে মানে চাকরি ওখানে যেখানে কাজ করতো সেখানে ও যেখানে জল খাবে সেই জল কেউ খাবে না, বা ওর জল ধরা নিষেধ। মানে মানে যদি মনে করো ওর জল খেতে হয়, উনি যদি জল খেতে হতো তাহলে যে পিয়ন যদি থাকে, পিয়ন গ্লাসে করে জল নিয়ে উপর থেকে জল দেবে তাই ওর মুখে, তাই জল খাবে, এরকম সিচুয়েশন। আর যেদিন পিয়ন নেই সেদিন জলই খাওয়া হবে না, এবং তাকে ঘর ভাড়া কেউ দেবে না, এই যে একটা অস্পৃশ্যতা এইভাবে যেটা চলেছিল। তো সেই কারণে এই আনটাচেবিলিটির এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসা হয়েছিল। তো যাই হোক, এখানে অনেক ডিটেলস আছে, তুমি অত ডিটেলসে জানতে হবে না, শুধু জেনে নাও যে অস্পৃশ্যতার উপরে সমস্ত রকম প্র্যাকটিস সব ডিজাবেল, মানে এরপর থেকে সব মানে বাতিল হয়ে গেল বা ফরবিডেন হয়ে গেল। ঠিক আছে, এরপরে কি আছে, আর্টিকেল 18, অ্যাবলিশন অফ টাইটেল। এই আর্টিকেল 18 কি বলছে? অ্যাবলিশন অফ টাইটেল। অ্যাবলিশন অফ টাইটেল মানে হচ্ছে যে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন রকম যারা যখন সেই সময় ब्रिटिश जो राज करता था यहाँ पर, तो उस टाइम देखो बहुत सारा पोस्ट होल्ड करके बैठा रहता था। मतलब क्या पोस्ट, मान लीजिए महाराजा, ठीक है, महाराजा धीराज ऐसे बोलते, वो प्रिंस है, फिर आपका प्रिंसेस, ठीक है, फिर आपका महारानी, क्वीन, ये सारा के सारा पोस्ट जो है इसको आप नहीं मतलब अपने अंदर नहीं रख सकते हो। ये टाइटल जो है ये एबॉलिश करना पड़ेगा। इट सेज दैट नो टाइटल बीइंग ए मिलिटरी or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. The award Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, called as the national award, would not amount to title within the meaning of Article 18 Clause 1. तो ये जो पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये समस्त पद, दीज आर द, ये सारा के सारा चीज ये इसमें नहीं रहता। तो मतलब ये तो नेशनल अवार्ड है जो आप अर्न किए हो, तो ये आप इसको नहीं बोल सकते हो। जो आप अर्न नहीं किए हो और आपका जो परंपरा हेरिडिटरी, मान लीजिए आपका पापा का था और अभी राय बहादुर, महाराजा, राय साहेब, देवान बहादुर, ये सारा के सारा पोस्ट इसको बैन किया गया। हेलो ओके सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ राइट टू इक्वालिटी। सर। हाँ बोलो सर बोल रहे हैं थोड़ा हमको हॉस्पिटल जाना है सर, तो क्लास छोड़ना पड़ेगा सर। ओके जाओ। ठीक है ओके, सो दिस इज द राइट टू इक्वालिटी। क्या नाम है? रंजीत। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में ये चार मतलब आर्टिकल 14 to 18 आता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, this is the right which is coming under article 19 to 22। क्या है राइट टू फ्रीडम? देखो, राइट टू फ्रीडम इट सेज दैट all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully,
and without arms, ठीक है, to form association or union, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Okay, freedom of press is basically it is written in the article clause A clause 1, ठीक है। तो ये सारा के सारा है आपका आर्टिकल 19। मतलब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो मतलब आप कहीं भी मतलब इंडिया में रहते हो तो आपका पूरा फुल फ्रीडम है, स्पीच कहीं भी कुछ बोल सकते हो, और आपको जो मन में जो एक्सप्रेशन है वो आप बता सकते हो पीपल ऑफ इंडिया को। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, मतलब आप कोई हथियार ना लेके पीसफुली आप कहीं भी असेंबल, एक साथ असेंबल हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है, फिर आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब आप चाहे तो आप एसोसिएशन और यूनियन आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हो, मतलब कि देखते हो आप एक बहुत सारा ये जो बास एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, टोटो एसोसिएशन, दीज आर द एसोसिएशन जो आप चाहे तो आप इसको मतलब बना सकते हो। ये क्यों बनाना पड़ता है, ये इसलिए बनाना पड़ता है कि मान लीजिए कहीं पर कुछ ज्यादा टोटो हो गया तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आ सकता है। मतलब अब सबको बिजनेस, मतलब जो लोग काम करते हैं, तो अब कोई एक दिन में 10 सवारी लेके जा रहा है, 10 बार आना जाना हो रहा है, किसी को एक बार भी नहीं मिले, इसलिए एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखोगे आप कुछ लोन भी मिलता है और जो सियासी लोगों को, और फिर क्या मिलता है, फिर मान लीजिए कुछ मतलब एक सोसाइटी बना के वहां पर कुछ पैसा इकट्ठा करा जाता है, तो ये सारा की सारा चीज आप कर सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कहीं पर भी आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, आपको कुछ बोलने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट राइट जो है राइट टू मूव, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। देखो आप कहीं भी इंडिया का कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो कोई प्रैक्टिस प्रोफेशन आपको करना है, आपको डॉक्टरी कर रहे हो, कोई ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपका ये राइट है। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स कमिंग अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 19, सॉरी, आर्टिकल 19 के बाद जो आता है वो आपका आर्टिकल 20 आता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 20। Article 20 is basically deals with the protection in respect of conviction of an offense. So protection in respect of conviction and offense, देखो ये पूरा की पूरा फ्रीडम आर्टिकल 19 के ऊपर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। बोले तो मान लीजिए आपको कोई मतलब अरेस्ट किया है, पुलिस आके आपको अरेस्ट किया कर लिया, तो आपको आपका लाइफ का प्रोटेक्शन मिलता है, आर्टिकल 20 जो देता है आपको। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये कभी भी डिसेबल नहीं होता है। इवन अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गया फिर भी ये डिसेबल नहीं होता है। 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कहाँ है पता नहीं। तो जो राइट टू, इसमें देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली 21 जो है ये डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 20 क्या है, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन
फॉर ऑफेंस, अगर कोई मान लीजिए कोई ऑफेंस आप किए हो और आपको मतलब कन्विक्ट किया गया तो आपको भी प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको आके पूरे पूरे पुलिस आके ज्यादा मतलब परेशानी करने लगे। आपका कुछ जीने का अधिकार है यहाँ पर, ठीक है, आपका लाइफ का कुछ प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आर्टिकल 20 और 21 आपको प्रोटेक्ट करते हैं। 21 क्या है? इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई आके आपको गोली मार दे ऐसा थोड़ी चलता है। तो आर्टिकल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फंडामेंट जो आपका क्या कहते हैं जी, अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गया फिर भी ये ऑटो मतलब ये लागू रहता है। तो 21 एंड 20 very important. 21 deals with the protection in respect of conviction for offense, and 20 is dealing with the protection in respect of conviction and for offense, and 21 is dealing with the protection of life and personal liberty। और इसके साथ एक 21 का ए भी है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना के फिर इसको डाला गया था। सो 21 का ए जो है डील्स विद द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो आप जानते हो कि ये बाद में राइट टू एजुकेशन जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये बाद में डाला गया था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका 22 जो डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सो आपको अगर कोई अरेस्ट किया है, कुछ डिटेंशन किया है कोई केसेस में, तो आपको आप कानून आपको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 22 के हिसाब से, ठीक है। सो टुडे अप टू दिस right to equality or right to freedom up to this much. Next class we will be discussing about the right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इसके बाद आता है आपका रीट, ठीक है। ये सारा के सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ विप्लव आस्किंग मी सम क्वेश्चन, ये सर व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन बोले तो देखो ये इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं इसमें। सो बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? राइट प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बोले तो आर्टिकल 23 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बोले तो कोई अगर मान लीजिए कोई फोर्सफुली आपको काम करा रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बोले तो मान लीजिए कोई लड़की है, गर्ल्स स्टूडेंट, उसको फिर लेके फिर बाहर जाके फिर मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया है, वहां पर मतलब उसका लाइफ के ऊपर मतलब शरीर के ऊपर कुछ छेड़खानी हो रहा है, ये सारा की सारा चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर राइट है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। एंड 24 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। अगर कोई चिल्ड्रेन है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अगर हैजार्डस इंडस्ट्री है तो आप नहीं, वो नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो कहीं पर भी ऐसा कोई सिचुएशन आया है तो आप तुरंत उसके ऊपर आवाज उठा सकते हो। जैसे हमारा नोबेल लॉरेट जो है कैलाश सत्यार्थी, जो जिसके ऊपर नोबेल मिला है यही सब काम करने के लिए पीस में नोबेल मिला है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी और उधर क्या है मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो ये प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फैमिली। হ্যাঁ বলো স্যার। ধরুন মানে কোন একটা ছেলে কোন একটা মেয়ে, ঠিক আছে, তো এমন কোন জায়গায় গেছে, তো সেখান থেকে ওখানকার পাড়ার ছেলেপেলে বা ওখানকার ছেলেপেলের কাছ থেকে হ্যারাস্ট হয়েছে, তো তারপর তাদেরকে জেলে নেওয়া হয়ে গেছে, মানে জেলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো সেখান থেকে ছেলেদের দাবি যে এরা খারাপ কিছু করেছে, তো এদেরকে অ্যারেস্ট করার কথা। কিন্তু যদি মেয়েটা বা ছেলেটার মধ্যে ওদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি বলে যে না আমরা কিছু করিনি বা কিছু, এর ওপর কোনো সেরকম নিয়ম টিয়ম আছে নাকি? অবশ্যই আছে, নিয়ম আছে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো সিপিসির মধ্যে পড়ে যায়, ঠিক আছে। সিপিসি বলতে মানে মানে শুধু আমাদের আর্টিকেলের উপরে বেস করে, এটা তোমার ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর উপরে মানে যদি মনে করো তুমি যে কেসটা বললে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা মেয়ে আর ছেলে সে কোনো একটা মানে গ্রামে বা কোথাও গেছে, সে গিয়ে এবার সেখানে হয়তো তারা মিট করেছে, কথাবার্তা বলেছে, এবং সেখানে গ্রামের যারা আছে
তারা কি করেছে, তারা এটাকে তাদেরকে ধরে প্রথমে ক্লাবে রাখলো, তারপরে ওদেরকে থানায় দেবে, এরকম এটা কি তাই তো? হ্যাঁ 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 তো এইখানে রাইটটা ওই ছেলে মেয়েদের জন্য কি আছে সেটা তুমি জিজ্ঞেস করছো, তাই তো? হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে সিভিল প্রসিডিওর কোড আছে, সিপিসি, ঠিক আছে, ওর আন্ডারে এগুলো পড়ে। সেগুলো পুলিশদের ওপরে, আইপিসি সিপিসি এগুলো নাম শুনেছো, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, যেটা মানে এই সমস্ত এর মধ্যে পড়ে। এবার এইখানে আমরা যেটা ডিসকাস করছি এটা হচ্ছে সংবিধানের ওপরে, ঠিক আছে? তো সংবিধানে তোমার রাইট কি আছে, রাইট মানে তুমি ডিগনিফাইড লাইফ তুমি লিভ করতে পারো। ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে এই আইপিসি সিপিসির মধ্যে পড়ে যায়, সেকশন, বিভিন্ন রকম সেকশন আছে, যে কি ক্রাইম বা কি অফেন্স করেছে তার উপরে একটা সাজা হয়, ঠিক আছে, বোঝা গেল? কিন্তু আমরা এখানে যেটা, এইখানে আমরা কনস্টিটিউশনাল রেসপেক্টে যদি বলতে চাই, তাহলে বলবো যে ওকে অ্যারেস্ট করতে গেলে ওর একটা মানে ইয়ে লাগবে, একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট লাগবে। কি বেসিসে অ্যারেস্ট করেছে সেই বেসিসটা আগে দেখতে হবে, সে কি গ্রাউন্ডে অ্যারেস্ট করেছে। এবং যদি ছেলেটা মনে করো কোন রকম মানে, যদি মনে করো ছেলেটা কোন রকম ছেলে বা মেয়েটা কোন রকম কোনো একটা যেটা বলা যে কোনো ফিজিক্যাল রিলেশনের মধ্যে ছিল, সেই সময় ধরা পড়েছে, এরকম যদি কন্ডিশন হয়, তবুও কোনো কেস তৈরি হবে না। কেন তৈরি হবে না? কারণ তারা যদি মানে 18 বছরের ওপরে হয়, তাহলে এটা তাদের পুরো রাইট আছে, ঠিক আছে? এবং এটা যেটা হয়, এটা যেটা ওরা যেটা যে গ্রাউন্ডে কেস করতে পারে, যেটা একটা এনভায়রনমেন্টটাকে ইয়ে করছে, মানে এক্সপ্লয়েট পরিবেশ করছে দূষণ বা করছে। এনভায়রনমেন্টটাকে পলিউটেড করছে বা আমাদের কালচারটাকে নষ্ট করছে, এই বেসিসে ওরা একটা ওয়ার্নিং বা একটা কেস করতে পারে। কিন্তু যদি ওরা 18 বছর সাবালক হয়, ছেলে আর মেয়ে, তাহলে ওরা যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি, যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, যেভাবে খুশি সেভাবে ওরা কথা বলতে পারে, সব জায়গায় ঘুরতে পারে, কোনো রকম কোনো কেস নেই। এবং এবং আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ওদের লাইফের রাইট টু মানে মানে লাইফ যেটা বলছে, যেটা আর্টিকেল তোমার 21 বলছে, ডিলস উইথ দ্য প্রোটেকশন অফ লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি, এটার উপরে ওরা কেস করতে পারে যে আমাদের হ্যারাসমেন্ট হয়েছে। তো স্যার এইভাবে ওরা ক্লাস করতে আছে পারে না। স্যার। হ্যাঁ, এটাই তো বলছি। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। আশা করি বুঝতে পেরেছো। যাদের ক্লাস আছে তারা লিভ করে যাও, যাদের আরো কোশ্চেন আছে তারা দাঁড়াতে পারো। সেই কোশ্চেন আমি সলভ করব, তারপরে আমি ছাড়বো। তো এখন ইউ মে লিভ। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা আরেকবার এখানে, আচ্ছা ঠিক আছে যাও তোমরা। ঠিক আছে, আমি আর অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাস আছে বলছো, ঠিক আছে তোমরা যাও তাহলে। আমরা আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার আবার দেখা করব এইখানে। আপাতত আজকে এই স্যার আমার পর্যন্তই। অ্যাটেন্ডেন্স টোটাল নেওয়া হয়নি স্যার। কে তুমি? সৌভিক পারিয়া। নেওয়া হয়নি কেন? স্যার একটু লেটে জয়েন করেছিলাম। কেন লেটে জয়েন করছো কেন? স্যার ক্যান উই লিভ স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা লিভ করে যাও। হ্যালো স্যার। হুম হুম, তুমি যাও লিভ করো, আমি দিয়ে দেবো ঠিক ওখানে আছে। অ্যাটেন্ডেন্স।